हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीव सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम करने वाले लाइफ के बारे में। तो हम देखेंगे इसके अंदर लाइफ और न्यूट्रिशन, इन दोनों चीज़ों के बारे में देखेंगे, क्योंकि अब आगे हमें करना है स्टार्ट ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी तभी स्टार्ट हो सकता है अगर हमने लाइफ और न्यूट्रिशन दोनों को समझ लिया। तो न्यूट्रिशन के भी बहुत सारे मोड हैं और लाइफ क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। आप देखिए कि ये पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी है, हर कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह रहा है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, वो यहाँ इस धरती पे रह रहे हैं, वो खा पी रहे हैं और उसके बाद बाहर निकाल रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट को। तो उस अल्टीमेटली वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, वो न्यूट्रिशन से ले रहे हैं। फिर एंड में क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनके साथ परिवारों में रहते हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। मतलब ये सब चीज़ें ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं यहाँ पे। ओके और इसके अंदर भी देखिए कि बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस रहती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएंगे, या उनको सांस लेना है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। जबकि ह्यूमन बींग्स के साथ उल्टा है, उनको रेस्पायर करना है तो वो ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी प्रोसेसेस इसकी चलती रहती हैं। अब देखिए कि कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो आपके सोने के बाद भी रुकती नहीं है, जैसे कि रेस्पिरेशन होगी। आपका हार्ट धक धक कर रहा है, आप सो गए हो बेशक से, लेकिन फिर भी वो तो धक धक कर रहा है। आपके लंग्स हैं वो काम कर रहे हैं, है ना। आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरे का पूरा वो काम कर रहा है। अब आपके सोने से या आपके जागने से इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो काम उस लाइफ की प्रोसेस को करना है वो लाइफ की प्रोसेस में काम चलता रहेगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और देखते हैं। ये पूरा जो लिखा हुआ है वही चीज़ लिखी हुई है बस मोटे तौर पे। अभी तक हमें पता है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो केवल अर्थ पे रहते हैं। हमें और किसी प्लेनेट का ऐसा नहीं पता कि जहाँ पे हमें कोई लाइफ देखने को मिली हो। और अगेन यहाँ पे क्या कि मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज असेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। उनको खुद को जो उनकी मेंटेनेंस है ना बॉडी की, वो बहुत जरूरी है। चाहे आप सो रहे हैं, रो रहे हैं, है ना, जाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे इस पूरी की पूरी मेंटेनेंस को कवर करने के लिए प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके जो कि आपके जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। अब देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है कि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो इस काम को करेंगे, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे केवल एक सिंगल सेल जो होगा वही सारी की सारी प्रोसेसेस को कर रहा होगा। आओ देखते हैं हम न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आज की डेट में ना आप मोटे मोटे तौर पे देखिए कि ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, अगर आप पूरा फूड के अंदर निकाल के भी देख लेंगे ना तो आपको जितने ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए होता है ना, आप देखना 10 ग्राम भी प्रोटीन आप नहीं ले रहे होंगे। आप पूरे के पूरे अपने फूड को, पिज़्ज़ा बर्गर जितने भी आप खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, या जो भी आप घर की दालें खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, सबको मिला लेना, आपकी बॉडी को जितने प्रोटीन की ज़रूरत है ना आप उतना भी इंटेक नहीं कर रहे हो। आप उल जुलूल चीज़ें इंटेक कर रहे हो। सबसे ज़्यादा तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेक कर रहे हो, तो वो जो है आपकी बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा ज़रूरी होते भी नहीं है। आइए इसके अंदर देखते हैं न्यूट्रिशन के अंदर कि क्या क्या मोड्स रहते हैं। देखो अगर मैं मेन मोड्स की बात करूँ तो दो मेन मोड रहेंगे न्यूट्रिशन के। एक रहेगा ऑटोट्रोफिक, दूसरा रहेगा हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में क्या रहेगा, जिसके अंदर की जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो बहुत सारे प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गई, बैक्टीरिया हो गए, जो कि अपना फूड खुद ही बना सकते हैं। ऑटो का मतलब खुद, खुद ऑटो पायलट मोड मतलब खुद कर सकते हैं जो काम। तो और ये इसके लिए इनको क्या चाहिए है, लाइट की एनर्जी चाहिए या केमिकल की एनर्जी चाहिए। तो ये फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू ये काम इजीली कर लेंगे और अपना खाना खुद बना लेंगे। लेकिन वहीं पे दूसरा मोड होता है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का। अब इसमें भी कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन से काम करते हैं। फंजाई हो गए, एनिमल्स हो गए, आप ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना, आप लोग भी यही हैं हेट्रोट्रोफिक, मैं भी वही हूँ। तो दे डेराइव एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। यानी कि ये जो है हेट्रोट्रोफिक वाले, ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, या तो किसी दूसरे जीव जंतु को खाएंगे या फिर प्लांट्स को खाएंगे। वही हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स वाला सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के आगे सब टाइप्स भी हैं, जैसे कि कौन से हैं इसके सब टाइप, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी कि आप देखिए दो तरह के हो गए, एक हुआ ऑटो और दूसरा हुआ हेट्रो। अब ये तो सिंगल ही रहेगा। हेट्रो के आगे तीन फिर आ जाते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, सेप्रोफिटिक, और कौन कौन से हो गए ये आपके, होलोजोइक, और तीसरा कौन सा हो गया, पैरासिटिक। पैरासिटिक। तो इस तरह से ये इसकी डिवीजन हो रखी है।
आओ एक एक करके सबको देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है। आप समझना, ये जो प्लांट है इसको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इसको एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है जो इसको चाहिए है, और ये ऑक्सीजन को ये बाहर छोड़ता है। दूसरा इसको पानी की रिक्वायरमेंट है, तीसरा इसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। ये तीन चीज़ अगर इसको मिल जाती हैं तो ये अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर लेगा, खुद का फूड खुद बना लेगा। इसके पत्तों के अंदर पूरी की पूरी क्या है, एक फूड की फैक्ट्री लगी हुई है जहां पे ये अपना भोजन खुद स्वयं बना सकते हैं, ये किसी पे भी निर्भर नहीं है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना सकते हैं इसीलिए इनको फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है। ऑटोट्रॉफ्स तो है ही है लेकिन इनको फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है। और इसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट कि क्यों खाना बना पा रहे हैं, इनके पास होता है क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का इनके लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये खाना बना पाते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको छोटी सी समझ आ गई होगी। अब देखिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऐसे जो केमिकल्स के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, केमिकल्स के थ्रू अपनी एनर्जी को डेराइव करते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ पे लाइट को बोलते हैं फोटो, फोटो को यहाँ पे बायो के अंदर लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट से अपना खाना बना रहे हैं उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ, जो केमिकल्स से अपना खाना बना रहे हैं उनको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब आगे बढ़ते हैं हम फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं एक एक चीज़ को इसके अंदर। फोटोसिंथेसिस देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं तो हम किसको खाएंगे भाई, फिर तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। बहुत सारे जितने भी जीव जंतु हैं लगभग वो सारे प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है। मैक्सिमम जीव जंतु जो हैं, कार्निवोरस तो बहुत कम है। तो इसीलिए आप देखिए कि अगर प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं तभी हम जीवित हैं, क्योंकि ये अपना खाना बना रहे हैं। और दूसरी बात, प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और वही ऑक्सीजन हमें जरूरत होती है लेने की। ये दिन में ऐसा होता है, रात में उल्टा हो जाता है। रात को क्या है कि बोलते हैं ना कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को जो है पेड़ रेस्पायर करते हैं उल्टा, यानी कि वो बाहर जो वो ह्यूमन की तरह रेस्पायर करेंगे, यानी कि बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे और इनटेक करेंगे ऑक्सीजन का। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि वो जैसे कोई मान लीजिए कि नीचे सो गया पेड़ के, तो वो अंदर गैस ही गैस उसके भरती जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको कुछ कुछ होने लग जाएगा। फिर वो बोलेगा अरे भूत आ गया मेरे अंदर, है ना। ऐसे इंसिडेंट्स आपने गाँव वगैरह में देखे होंगे, तो ऐसे देखने को मिलते हैं। उसका कारण ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे सो रहा होता है। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, जो 24 घंटे क्या है ऑक्सीजन ही देते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये ऑक्सीजन दिया करते हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, तो सनलाइट की जरूरत है, पानी की जरूरत है, और क्लोरोफिल इनके अंदर खुद ही है। इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या हो रहा है, ये फूड बना पा रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसी लाइट पड़ेगी, आप देखना ये जो सनलाइट है, सनलाइट इसके ऊपर पड़ी लीव्स के ऊपर, ये जो लीव्स हैं आप ध्यान दीजिएगा, ये जैसे लीव है, लीव के अंदर आपने ऐसा ऐसा देखा होगा, ये चीज देखी होगी आपने। पत्तों के अंदर आप देखना कभी भी आपके घर के आसपास कोई पत्ता गिरा होगा, दोनों साइड पे आपने ऐसी चीज देखी होगी। ये जो है ना, इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर सारी की सारी फूड फैक्ट्री होती है। इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। एक तरह से स्टोमेटा को अभी हम बड़ा करके भी देखेंगे। तो यही स्टोमेटा के अंदर इसके खुलने और बंद होने के ऊपर ही सारे का सारा गेम रहता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि जैसी सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये क्या करेगा, अपना फूड बनाना, ये देखिए स्टोमेटा के अंदर शुरू करेगा। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेगा और ऑक्सीजन को अपने से बाहर निकाल देगा। तो इसके बाद यहाँ से पानी इसको यहाँ रूट से मिल जाएगा, सारा सिस्टम सेट हो गया। आपके पास पानी भी है खाना बनाने के लिए, आपके पास आग हो गई, एनर्जी हो गई, क्लोरोफिल तो है ही है, नमक मसाला है ना, तो आप फूड यहाँ पे बना लेंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ये जो फूड बना रहा है इसके अंदर क्या है, ये जो लाइट एनर्जी है वो क्या करती है, पानी को स्प्लिट करती है हाइड्रोजन और वाटर के अंदर। ये जो लाइट पड़ रही है ये क्या करेगी, H2O जो है ना, इसको क्या करेगी, एक तरह से ये जो H2O है इसको स्प्लिट कर देगी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। एक तरह से ये समझ लीजिए कि स्प्लिट कर देगी, दोनों को अलग अलग कर देगी। जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन इज देन यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, टिपिकली ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज की एक फॉर्मेशन होगी, अभी मैं बताऊंगा आपको मोटे तौर पे कैसे होगी। तो क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा टू फैसिलिटेट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि क्लोरोफिल ही है जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। तो ये सारा का सारा गेम है क्लोरोफिल का। अब देखो रिएक्शन होती कैसे है, रिएक्शन हो रही है ये वाली। आप देखो कि क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे हैं, ये देखो CO2 को तो इनटेक कर रहे हैं ना, ये अपने अंदर ले रहे हैं। तो CO2 इनके पास है। अब पानी कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है,
तो H2O भी है। अब इसी से खाना बनाना है, तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो लाइट पड़ेगी यहाँ पे, तो लाइट की प्रेजेंस में इसको, लाइट को इस तरह से, हीट को इस तरह से भी डिनोट कर दिया जाता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 6CO2 और 6H2O, हमने ये बैलेंस करने के लिए 6 लगाया है क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो आप देखना ये क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2। ये जो C6H12O6 है इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये जो चीज़ है इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, C6H12O6। ठीक है भाई, ये लिख दिया यहाँ पे। अब ये देखिए कि अगर शुगर का कोई आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो इसके सिमिलर से ही एक शुगर का फॉर्मूला होता है। शुगर का होता है C12H22O11, समझना, इसी का डबल होता जाएगा। 6 का डबल हुआ 12, और यहाँ पे 12 का डबल नहीं होगा, यहाँ पे 12 की जगह 22 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 का डबल नहीं होगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। मतलब देखने में थोड़ा सिमिलर सा लगता है। ये तो हो गया शुगर का फॉर्मूला और ये होगा ग्लूकोज का। तो अक्सर पेपर के अंदर ये पूछ लिया जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा है, तो आप कंफ्यूज मत कर देना गलती से, दोनों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, इसीलिए दोनों ही बता दिए हैं। अब इसके अंदर देखिए कि जैसे ही हीट पड़ती है तो क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन शुरू हो गया, पानी का डिसोसिएशन शुरू होगा, तो यहाँ पे ये जो H जितना भी है हाइड्रोजन वो इधर आके जुड़ना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से भी कुछ डिसोसिएशन होगा तो यहाँ का कुछ ऑक्सीजन उधर जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपको एक सिंपल भाषा में इसको समझना है, मैकेनिज्म पे मैं नहीं जा रहा हूँ, तो आपको कैसे समझना पड़ेगा कि जितना भी यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कितने, 6 कार्बन है तो C6 बन गया। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हुआ, तो H12 बन गया। फिर O6 है ना, तो O6 को कहाँ से, मैं मोटे तौर पे नॉर्मल भाषा में याद करने के लिए करवा रहा हूँ। तो O कितने हैं यहाँ पे, एक O इधर है, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गए, तो O6 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे कितने O बच गए, O2 इंटू 6, तो 6 O2 यहाँ पे बच गए, तो ये आपका बच गया। ठीक है भाई, सिंपल सी भाषा में। अब आप एक और चीज देखिएगा कि यहाँ पे ये तो पूरे का पूरा ग्लूकोज बन गया। कई बार वो स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है आपसे कि ग्लूकोज का कैसा है, तो आप देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, और ये जो डॉट है ना यहाँ पे, ये उतने ही कार्बन होते हैं। यहाँ भी कार्बन, इसको भी कार्बन बोलोगे, इसको भी, इसको भी और इसको भी। जो सॉलिड है ये मतलब आगे की तरफ, और ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये मतलब पीछे की तरफ, 3D को डिपेक्ट करने के लिए। जैसे मैं यूं कर दूं तो ये दोनों सॉलिड हो गए, तो ये आगे की तरफ, और ये जो अंगूठा पीछे है तो इसको मैं डॉट्स से रिप्रेजेंट कर दूं, ऐसे करके है। तो और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये भी क्या है, C है। और ऐसे ही आप देखिए कि ये पूरा क्या बन गया, एक तरह से देखा जाए तो कहाँ गया, C6H12O6 है ना, तो आप देख लीजिए 6 कार्बन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, जी हाँ बिल्कुल है। O कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 O भी हैं, और बाकी के बच्चे जो हैं H हैं, आप गिन लीजिएगा। क्योंकि आप देखिए कि उसमें आप कैसे गिनेंगे, यहाँ पे C जो होता है ना, C की वैलेंसी 4 है यहाँ पे, तो C के साथ 4 बॉन्ड बनेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक इधर H भी आएगा। ये सब हिडन होते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। आप बोलेंगे तो भाई केमिस्ट्री में तो हम इतने माहिर हैं कि बहुत कुछ बना देंगे, बहुत कुछ पढ़ा देंगे आपको, है ना। तो ऐसे करके ही इधर जो है 1 2 3 है, तो एक और इधर H आ जाएगा। ऐसे करके आप टोटल H गिनेंगे तो वो 12 H बनेंगे, है ना। ऐसे ही एक इधर लग जाएगा, क्योंकि C के साथ जो है ना, C के साथ टोटल 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो फिर ऐसी एक इधर है, एक इधर एक इधर, तो एक इधर लग जाएगा H। ऐसे करके आप गिन लेना, टोटल 12 बनेंगे। अब इसका भी देखिए, अगर इसको खोल देते हैं तो इसमें भी अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। ग्लूकोन डी आप पीते हैं तो वो ग्लूकोन डी ये वाला है, डी ग्लूकोज इसको बोलते हैं। अब इसी में क्या होता है, म्यूटेशंस होती हैं। जैसे कि आप देखिए कि ये वाला है ना, इसको यूं म्यूटेट कर दिया, इसको यूं म्यूटेट कर दिया, इसको यूं म्यूटेट कर दिया, इसको म्यूटेशंस बोला जाता है इसके अंदर। तो फिर वो क्या बन जाएगा, एल ग्लूकोज बन जाएगा। अब ये सब चीज़ें हैं कि मुझे नहीं लगता कि इतनी डीप में कोई पूछेगा, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी कर रखी है केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई इतना डीप में पूछने वाला है। ये म्यूटेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपकी समझ के लिए मैंने डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज बना दिया यहाँ पे, ताकि आपको पता लग जाए कि डी और एल में फ़र्क क्या होता है। म्यूटेशन होती है, यूँ घूम जाता है, और यहाँ पे क्या है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं स्टोमेटा का भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। देखिए स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, आप समझना, ये जो होता है ना पूरा, इसको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स। स्टोमेटा को हम गार्ड सेल्स भी बोल देते हैं। ये 2 काम करता है, या तो ये यूं करके स्वेलो हो जाएगा, या फिर ये यूं करके श्रिंक हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये तो होता है न्यूक्लियस, ये हो गया वैक्यूल, ये होगी सेल वॉल इसकी, और ये हो गया क्लोरोप्लास्ट।
यही क्लोरोप्लास्ट है जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और ये कहाँ पे होता है, आप देखिए कि ये पत्ता है ना, जैसे एक ये पत्ता है, तो इसके ऊपर मैंने बताया था ना ये इस तरह के बने होते हैं पत्ते के ऊपर ये यूं करके, तो इसी का ये एक छोटा भाग उठाइए और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये स्टोमेटा दिखेगा आपको। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ईजिली दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए कि जब ये ओपन होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को इन कर लेगा, और जो आउट करेगा वो किसको करेगा, O2 को बाहर निकाल देगा। और जब ये बंद हो जाएगा तब ये कुछ नहीं करने देगा, है ना, तब कंप्लीटली बंद हो गया, तब अंदर एक तरह से फूड कुक होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है। यही मैंने यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, मेनली इसका गेम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड को इन करके ऑक्सीजन को आउट करना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कौन कर रहा है, स्टोमेटा कर रहा है। आपको एग्जैक्ट वर्ड पता होना चाहिए, ये पेपर के अंदर अगर आया कि स्टोमेटा की क्या फंक्शनिंग है तो आप बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और एक और चीज बोल सकता है कि ये कैसे काम कर रहा है, तो जो वाटर कंटेंट है ना गार्ड सेल के अंदर, यही इसकी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो पूरा गार्ड सेल के अंदर पानी का कंटेंट रहता है, वही इसको श्रिंक और स्वेलो करने में हेल्प करता है। तो सारा का सारा गेम इसकी फंक्शनिंग का किसका है, वाटर कंटेंट का है इसमें। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए, उनको हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है, एनिमल्स हो गए, जैसे एनिमल्स ईट कर रहे हैं प्लांट्स तो उनको बोलेंगे हर्बीवोर्स। ऐसे ही अगर एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल को ईट कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। ऐसे ही फिर फर्दर इसके 3 कैटेगरी और निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सैप्रोफिटिक पैरासिटिक का अगले स्लाइड में देख लेते हैं यार, बहुत कुछ है यार। आइए यहाँ पे अब सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और तीसरा होलोजोइक, तीनों के बारे में देख लेते हैं। आप देखिए जो सैप्रोफिटिक है ये किस पे डिपेंड करते हैं, डेड प्लांट्स पे और डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज पे डिपेंड करते हैं। यानी कि जो सैप्रोफिटिक रहेंगे वो अपना खाना कहाँ से लेंगे, जो मरे हुए एनिमल्स या मरे हुए प्लांट्स हैं उनको ही खाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी प्लांट को या किसी जानवर को काट के खा रहे हैं, तो ये डिफरेंट ही चीज़ होगी, है ना। अगर वो काट के उसको खा रहे फिर तो वो कार्निवोरस हो गए, तो इसीलिए ये क्या हो गए, सैप्रोफिटिक हो गए। जैसे यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, तो ये क्या है, सैप्रोफिटिक इन नेचर। पैरासिटिक क्या हो गए, जो फीड करते हैं ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, होस्ट के अंदर रह के। होस्ट क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई एनिमल होस्ट हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग है वो होस्ट हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि बच्चों के अंदर कीड़े हो जाते हैं पैदा, तो वो उनकी एनस के अंदर कीड़े भी निकलते हैं। जब डॉक्टर बोलते हैं बच्चों को उल्टी वगैरह आती रहती है, तो वो क्या है, वो कीड़े जो हैं वो अपना घर कहाँ बना लेते हैं, होस्ट के अंदर, यानी कि बच्चे के अंदर बना लिया। होस्ट कौन है, बच्चे की बॉडी या फिर एनिमल की बॉडी क्या हो गई, होस्ट हो गई। एनिमल के अंदर भी हो सकते हैं वो कीड़े, तो वो उसके अंदर उसने अपना घर बना लिया और वहां पे फिर वो क्या कर रहा है, उस एनिमल को अंदर से ही कुरेद कुरेद के खाया जा रहा है। और इसी वजह से जब वो ऐसा करता है तो आपको चलूने से लड़ते रहते हैं एनस के अंदर, या फिर आपको उल्टी जैसा फील होता है, ठीक है। तो ये कौन करते हैं, टैपवर्म हो गया, लाइस हो गया, इनका काम है ये सब करना। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो होलोजोइक हो गया जिसमें इंजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग और एमीबा करते हैं। अभी इनके बारे में पूरा डिटेल में भी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी की पूरी प्रोसेस की कैसी होती है। ये पैरासिटिक के अंदर अगर एग्जांपल और देने हो तो लीच वगैरह का भी एग्जांपल है। इसके अंदर जो आपके होस्ट के अंदर रहेंगे उनको तो बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स, और जो बाहर से ही रह के काम करते हैं अपना उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है भाई। होलोजोइक का मैंने अभी आपको समझा ही दिया। होलोजोइक में क्या होता है, 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेक्शन मतलब फूड को अपने मुंह में निगला, डाइजेशन मतलब पेट में जाके डाइजेस्ट हो गया, फिर एब्जॉर्प्शन मतलब कि उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए, एसिमिलेशन मतलब होता है कि उन न्यूट्रिएंट्स से फिर आपकी बॉडी ने एनर्जी बनाई, एनर्जी बनाने के बाद फिर अब जो फिकल मटेरियल बचा है, आपकी पोटी बची, उसको बाहर निकालना, तो वो क्या हो गया, इजेशन हो गया, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे एमीबा के बारे में बात करते हैं। एमीबा का पूरा साइकिल देखिए आप, न्यूट्रिशन का कैसा रहता है, ये यहाँ से समझना आप। ये एक एमीबा है, ये इसका फूड पार्टिकल है, इसे खाना है, तो ये अपने मुंह को यूं खोलेगा और इसको निगल लेगा। ये देखिए निगल लिया, तो ये कहाँ से, जिस जगह से ये कर रहा है, इस पूरे को क्या बोलते हैं, ये जो पूरा इसका मुंह है ना, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। अब ये इसको निगल लेगा और मुंह को बंद कर लेगा, तो ये जो निगलने की प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये फैगोसाइटोसिस है। और ये जो कहाँ से, इसका मुंह को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। मुंह से ये इसको एनगल्फ कर रहा है, खा रहा है। अब जब इसको डाल लिया मुंह में, तो ये क्या बन गया, ये एक पूरे का पूरा फूड का वैक्यूल बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपको वैक्यूल दिख भी रहा होगा।
अब जब फूड का वैक्यूल बन गया तो ये अंदर जब साइटोप्लाज्म के अंदर घूमेगा, इसके साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पे ही इसकी सारी की सारी प्रोसेस होगी, डाइजेशन भी होगी, एब्जॉर्प्शन भी होगी, सिमुलेशन भी होगी। यानी इसके अंदर जो भी एनर्जी है, जो भी न्यूट्रिशन है, वो सारे का सारा अमीबा के अंदर जो इसके सेल्स हैं वो यूं एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो जितना भी मटेरियल फालतू का बचा है, जो इसके काम का नहीं है, जो जिसको डाइजेस्ट किया ही नहीं जा सकता, उसको ये देखिए इसने क्या किया, अपने मुंह को खोला और बाहर को फेंक दिया। ठीक है भाई, तो ये जो है ये स्टेप 1 क्या हो गया, ये हो गया इंजेशन। इस पूरे स्टेप को हम बोलते हैं इंजेशन, ये देखो लिखा हुआ है मैंने। फिर स्टेप 2 जो हो गया, ये पूरा का पूरा स्टेप 2 हो गया, इसके अंदर गया और डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, तो इसको बोलते हैं डाइजेशन। फिर स्टेप 3 जो है, ये है स्टेप 3। इसके अंदर क्या हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद आप देखो ध्यान से, ये जो है ये कलर कर दिया है यहाँ पे देखो, ये अब क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, इसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। फिर उसके बाद एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब होने के बाद ये स्टेप 4 में क्या है, एनर्जी बन रही है यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी बन रही है। फिर एंड में क्या हो गया, ये हो गया ईजेशन। ठीक है, 5 नंबर स्टेप पे ईजेशन हो गया। वही सारे का सारा यहाँ पे जो मैंने अभी आपको समझाया है शब्दों में लिखा हुआ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सेम ऐसा ही काम जो होता है ये किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। ये देखिए ये फूड है, फूड इसके पास आएगा या ये फूड के पास जाएगा, ये देखिए इसने एनगल्फ कर लिया फूड को, फिर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल हुआ, फूड वैक्यूल के अंदर इसने क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया, फिर एब्जॉर्ब कर लेगा सारे के सारे उसके विटामिन प्रोटीन मिनरल्स को, और बाद में क्या कर देगा, इजेशन कर देगा। ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, बाहर निकाल दिया उसको। तो ये इस तरह से पूरे का पूरी प्रोसेस चलती है। और इसके अंदर भी देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है पैरामीशियम के अंदर। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इट मूव्स थ्रू द साइटोप्लाज्म, द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस। जब ये साइटोप्लाज्म के थ्रू यहाँ पे डलने के बाद, अब ये देखिए ये पूरा इसके अंदर घूमेगा, है ना, ये जो है मटेरियल फूड वैक्यूल इसके अंदर घूमेगा, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिर साइक्लोलिसिस बोलते हैं। और ऐसे ही एक और वर्ड आपको याद रखना है कि जो यहाँ से इसकी एनस से बाहर आ रहा है, अब इसमें एनस को क्या बोलेंगे, एनल पोर बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, साइटोपाइज भी बोल देते हैं इसकी एनस को। ठीक है, ये किसका हो गया, न्यूट्रिशन पैरामीशियम का हो गया। फिर अब ह्यूमन की बात करते हैं, तो ये आप देखिए कि पूरी ह्यूमन बॉडी हो गई। यहाँ पे क्या होता है, मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये अगले सेशन में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ये बहुत लंबा टॉपिक है, लगभग 1-1.5 घंटे का टॉपिक है ये पूरा। तो इसको अभी मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ स्लाइवा होता है, स्लाइवरी ग्लैंड, तो यहीं से आपकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। आप कोई भी फूड खाएंगे तो वो यहाँ पे अंदर फूड पाइप है ये पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं इसोफेगस। तो ये फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद यहाँ पे HCl होता है और बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन्स की ब्रेकिंग शुरू हो जाती है, फूड की ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से ये आगे कहाँ जाना शुरू कर देता है, ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना शुरू करेगा। और ये इधर लीवर और ये जो पैंक्रियाज हैं, ये अपना जो जूसेस हैं जो इसको डाइजेस्ट करने के लिए वो भी डाल देती हैं। वो क्यों डालती हैं यहाँ पे जूसेस, वो अगले सेशन में आपको समझ में आएगा। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एसिडिक है, और यहाँ पे क्या, जब पेट एसिडिक है, पूरे का पूरे पेट में HCl भरा पड़ा है, तो अगर वो HCl नीचे आएगा तो इन पाइपों को सारियों को छेद कर देगा इनके अंदर। अगर ऐसा नहीं हुआ, इन दोनों ने अपने जूसेस इसमें नहीं डाले, ये क्या चक्कर है, ये हम अगले सेशन में देखेंगे। अभी के लिए बस मोटे तौर पे आप समझिए। तो यहाँ पे उसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से किसमें घुस जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसे घूमते घूमते ये एनस के थ्रू सारे का सारा बाहर निकल जाता है। इसी में ये जो मुंह से एनगल्प किया इसको बोलते हैं इंजेशन। फिर ये जो पेट में है इसको बोलते हैं डाइजेशन। फिर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे इस पाइप के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड रहेगा वो क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। और एसिमिलेशन जो है वो पूरी बॉडी में होगी। जब पूरे के पूरे अंदर मिनरल्स आ गए ना, तो पूरी बॉडी में एसिमिलेशन होगी। और इजेशन जो होगी वो कहाँ से होगी, एनस से होगी। ये 4 स्टेजेस का तो बता दिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ से होगी, लेकिन एसिमिलेशन जो होती है ना, एसिमिलेशन ऑफ फूड, ये पूरी बॉडी में होती है। इसका मतलब है कि जो आपकी बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं, अब वो ब्लड के थ्रू बाकी सब ऑर्गन्स के पास जाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा, जितना भी वो न्यूट्रिशन है वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इस न्यूट्रिशन का कोई फायदा नहीं अगर आपकी बॉडी इसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रही, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम करने के लिए आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी। तो न्यूट्रिशन से हमें क्या बनानी है, एनर्जी बनानी है। एनर्जी का सीधा सीधा मतलब यूजुअली ये रहता है कि ग्लूकोज वगैरह या शुगर्स बनाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो वो सब करना होता है इसके अंदर। और जो इंपॉर्टेंट विटामिन प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं, तो हमारी बॉडी को जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वो चले जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैंने बोला कि अगले सेशन में इसको मैं बहुत डिटेल में करवाऊंगा। तो आई थिंक ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा।
जी हाँ, तो ये जो हमने पूरा का पूरा आज पढ़ा है, न्यूट्रिशन पढ़ा है और लाइफ पढ़ा है। लाइफ और न्यूट्रिशन के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल्स आज के सेशन में आपको दे दी हैं, और इसमें एमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, और आपका जो पैरासाइट्स वगैरह हो गए इनके बारे में बता दिया है, सैप्रोफाइट्स के बारे में बता दिया है, लगभग हेटरोट्रोफिक, फोटोट्रोफिक प्लांट्स के बारे में जो जो हमारा बनता था ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कस किया। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसको देखिए, और वहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर हम अब एंटर कर चुके हैं। अब सारी की सारी जितने भी लेक्चर्स बनेंगे वो ह्यूमन बॉडी के बनेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।